आज एचआर न्यूज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा है, आपको दिखाएगा, उनके बारे में विस्तार से बताएगा। जाहिर है ये नेता भी बेबाक है, जवाब देने में माहिर है या आपस में लड़ते रहो, दुनिया का ध्यान जैसे आप कह रहे हो भटकाते रहो। और दुनिया का ध्यान भटकता रहे, ड्रामेबाजी करते रहो, रेजिमेंट के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, पानी के सवाल पर कोई बात ना हो। सब्सिडी देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे, उसकी पेंशन देंगे, तो ये हाथ फैलाने का एक वो बना दिया है सिस्टम। फिर राजीव गांधी ने सबके सामने कहा था कि इस बार रघु यादव लड़ेंगे, लेकिन 91 में फिर उन्होंने टिकट नहीं दिया, दोबारा धोखा किया। और विधायक कोई बन जाओ और सांसद कोई बन जाओ, मंत्री कोई बन जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 14 जनवरी को 2026 अभी आने वाले बुधवार को बड़ा धमाका होगा। हाँ, धमाका होगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, ही रेजिमेंट पे तो सरकार बात ही करने को तैयार नहीं है। मैं पेट्रोल पंप लेने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, पैसा लेने के लिए तो राजनीति में आया नहीं हूँ। आज अरावली खतरे में आ गई है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये बात है 89 की। तो क्यों चूक गए? राजीव गांधी धोखा दे गए। प्रधानमंत्री होगा उन्होंने वादा किया। जो लोग मंत्री हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, कोई ये नहीं बताता कि उसने रोजगार देने के लिए क्या किया। धोखे पर धोखा दिया। 89 में टिकट नहीं दिया तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। जब 91 में दोबारा धोखा दिया तो फिर मैंने खड़ा होने का फैसला किया और मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ पंचायत पार्टी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज एचआर न्यूज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा है, आपको दिखाएगा, उनके बारे में विस्तार से बताएगा और उनसे हर तीखे सवाल करेगा, उनके जवाब मांगेगा। जाहिर है ये नेता भी बेबाक है, जवाब देने में माहिर है। और कहें जब इसके पूरा बैकग्राउंड अगर नेता का हम बताएं तो कहें कि जैसे ही हमने यहाँ पत्रकारिता शुरू जब की थी रेवाड़ी के अंदर, जब उनके बारे में जाना था तो उनका अपना एक इतिहास है। जब वो युवा नेता थे 1987 में यहाँ से जब विधायक बने थे, किस तरीके से सरकार के नाको चने चबा दिए थे। जल युद्ध नायक के नाम से उनको जाना जाता है। लगातार कहें कि अहिरवाल में जल युद्ध के नायक से उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, आज तक वो लड़ाई जारी है। काफ़ी किताबें वो लिख चुके हैं। उनका नाम है रघु यादव, एक्स एमएलए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार उनका चेहरा दिखा दे, जो आज एचआर न्यूज के कैमरे पे है। बहुत सारी बातें करेंगे। कहें कि इस नेता का तेज ऐसा था रेवाड़ी के अंदर, जब ये अपने समय में राजनीति करते थे, विधायक यहाँ से बने, युवा इन पर मरते थे, किस तरीके से इनको अपना आइडल मानते थे। तमाम चीज़ें जो हमें पता चली इस नेता के बारे में, इसीलिए आज जाना क्यों ना इस नेता का एक खुल करके इंटरव्यू किया जाए कि अब जिस तरीके से उम्र के पड़ाव में हैं, 70+ हो गए हैं, तो लेकिन जान लेते हैं कि अपने बच्चों को अपनी विरासत संभालेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे सवाल इनसे करेंगे, जवाब मांगेंगे और सीधे अब आप जुड़ जाइए रघु यादव जी से, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या ये बाल धोले, मूछ धोली, किताब लिखना, एक नेता से कहां जल युद्ध के नायक नाम से आप जाने जाते हो? क्या बाल तो ये उम्र के साथ हो ही जाते हैं, समय के साथ। नहीं हो, जी धूप में भी तो हो सकते हैं। हैं? नहीं, धूप में नहीं, समय के साथ ही होते हैं। समय के साथ हो। अगर धूप में होते, संघर्ष से होते तो आज से 40 साल पहले हो गए होते। लेकिन 40 साल पहले लोग आपको अपना आइडियल मानते थे, युवा पीढ़ी। अब भी क्या दिक्कत है, वही युवा पीढ़ी आज की पीढ़ी है, कहीं गई थोड़ी है। मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यही है, बल्कि एक एक के 2-2, 4-4 हो गए हैं। पहले जो एक व्यक्ति था, आज उसके कुनबे में 10 व्यक्ति हैं, तो 10 गुना हो गया है वो, जो मेरे को अपना मानते हैं या जिनका मैं हूँ। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जब आपका राजनीति का पीरियड था, जब आप विधायक बने, बड़ी लोग चर्चा करते हैं, कुछ दुनिया से चले गए। विजय सैनी जी से हमारी बहुत बार बात होती थी, बोलो भाई ये हमारे आइडल थे, और जब विधायक थे लोगों के लिए लड़ते थे, मरते थे, आवाज़ उठाते थे। वो तमाम चीज़ों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं इतने सालों की राजनीति में? नहीं, विधायक होना या ना होना कोई मेरी राजनीति नहीं थी। चुनाव जीत के पद पे बैठ जाना कोई राजनीति नहीं है। मेरी राजनीति तो थी कि जो सर्वसाधारण के, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझा जाए और उनका समाधान हो, जनजीवन में कुछ बेहतरी हो। खासकर जो मैंने राजनीति शुरू की वो थी रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए।
यानी जो भी इस व्यवस्था में सरकार है, चाहे वो केंद्र में है चाहे राज्य में है, उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अधिकाधिक वो रोजगार के अवसर पैदा करे, हाथों को काम दे। ये राजनीति हमारी रही, आज भी वही है। तो रोजगार कैसे पैदा होगा? रोजगार चंद फैक्ट्री खोल देने से, कुछ सरकारी नौकरियां दे देने से नहीं होगा। रोजगार होगा कि ऐसी रोजगार जो गांव से जाकर के बॉम्बे या इंदौर ना जाना पड़े, गांव के गांव में उसको रोजगार मिले। उसके लिए सबसे अच्छा साधन है नहर का पानी। जिस खेत में पानी पहुंच जाता है उसमें रोजगार अपने आप पैदा हो जाता है, ना केवल उसके लिए जिसका वो खेत है, बल्कि गांव में जो अन्य लोग रहते हैं उनके लिए भी रोजगार पैदा हो जाता है। आपको लगता है आप उस मिशन में कामयाब हो पाए? काफ़ी हद तक। जो बात हम कहते थे, हमारे साथी कहते थे, बेरोजगार सेना के माध्यम से और जलयुद्ध के माध्यम से, आज वो बात हरियाणा में राजनीति करने वाला हर व्यक्ति कह रहा है। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? नहीं, बिल्कुल कह रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कहाँ काम हो रहा है? जमीनी स्तर आप पर कह तो रहे हैं रोजगार हो, मनरेगा एक योजना थी, देखिए उसका नाम बदल दिया गया, नॉर्म्स बदल दिए गए, तमाम चीजें नहीं ये लगता? मनरेगा सब बात की बात है। पहले तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी से पूछना कहीं भी इस इलाके में जाकर के कि 87 में जब मैं विधायक बना था तब नहरें तो खुदी हुई थी, लेकिन गुड़गांव जिले में तो नहर ही नहीं थी कोई, और उन नहरों में कभी कोई पानी की बूंद भी नहीं आई थी। सब नहरें सूखी पड़ी थी और खाड़े भी नहीं बने थे, क्योंकि केवल नहर खुदी थी मेन। बाकी नहरों का पूरा जाल भी नहीं बिछा था, और जो खुदी हुई थी उसमें कभी पानी नहीं आया था। और नहरें तो गांव वालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, क्योंकि नहर खुद गई, जो नहर के दूसरी तरफ जो खेत थे उनमें जाने के लिए लोगों को दिक्कत हो जाती थी, पुलिया तो थे नहीं। इसी तरह टूटी नहरों में गादड़े भी आते थे और आंकड़े जामते थे। लोग मानते ही नहीं थे कि इनमें कभी पानी आएगा। तो यहाँ पर तो पीने के पानी का रेवाड़ी में भी संकट रहता था, और ये जो रेवाड़ी के आसपास के गांव हैं ये सब खारे पानी के गांव हैं, इनमें भी सिंचाई का कोई साधन नहीं था। और जिला महेंद्रगढ़ में, आप नारनौल के हैं, लेकिन नांगल चौधरी में, नारनौल में ही जो गांव थे वहाँ पर ज़मीन का भूमिगत जल जो था बोरिंग हो जाने की वजह से इतना नीचे चला गया था कि बाद में बोरिंग भी संभव नहीं था। नांगल चौधरी के क्षेत्र में ऐसे कितने ही गांव थे जिसमें 1800 फीट तक गहराई में लोग चले गए थे, पर पानी नहीं मिल रहा था। पलायन की स्थिति पैदा हो गई थी। तब हमने जलयुद्ध शुरू किया था, और जलयुद्ध का मकसद पंजाब से जो विवाद है वो नहीं था। जलयुद्ध का मकसद ये था कि हरियाणा में उस समय जो नहर का पानी उपलब्ध था उसमें से जो हमारे क्षेत्र का हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। एक बूंद पानी नहीं था। लेकिन जब मैं विधायक बना तो सारे जो जोड़ सूखे थे उन जोड़ों को हमने नहर के पानी से भरवाया, ताकि मवेशी जो हैं वो भी पानी पा सकें। और उसके बाद वो जो रेवाड़ी में योजना बनी थी, जल वितरण योजना, जो कालाका में है, उसकी देखा देखी फिर गाँवों में भी आई। बोरिया कमालपुर भी मैंने बनवाई थी, गोकलगढ़ में भी बनवाई थी, जिससे कि अड़ोस पड़ोस के जो खारे पानी के गाँव थे, जहाँ घरेलू पानी की उपलब्धता शून्य थी, वहाँ अब आज तो अहिरवाल अगर बसा हुआ है, लोगों का पलायन नहीं हुआ, तो इसका कारण केवल जलयुद्ध है। अगर जलयुद्ध नहीं होता तो आज इस क्षेत्र के गाँवों में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। सुन लिया आपने? ये है जल युद्ध नायक के बयान, जो ये बता रहे हैं कि कैसे पानी की किल्लत थी और उस पानी की लड़ाई लड़ी, और कैसे वहाँ के गाँव के जो झोड़ थे, सूखे पड़े थे, उनमें पानी डलवाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, 87 से लेकर के 2026 लग चुका है, किस तरीके से 25 और 13 साल वो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यानी कि परिवर्तन यहाँ पर आया होगा जब ये विधायक बने। वो आप जान लेते, आपने ये तमाम चीजें करी जी। 35-40 साल हो गए, अहिरवाल की राजनीति को अब कहाँ देखते हैं? अभी भी राजनीति तो जहाँ थी वही है राजनीति, लेकिन मुद्दे बदल गए। और जो पानी आया है वो गांव के अंदर आज भी लोग सरसों कर लेते हैं। सरसों अगर बारिश ना हो तब भी बचा लेते हैं। दो ही तो है, सरसों और बाजरा, यहाँ बचा क्या है? और गेहूं भी थोड़ा बहुत होता है अपने यहाँ, कोई इतना तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये ना, जब आप जिस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी कि बाकी अहिरवाल के नेता बड़ी बड़ी पोस्टों में रहे, बहुत सारे घराने हैं, जैसे आपने छोड़ा राव अभय सिंह जी के सुपुत्र कैप्टन अजीत सिंह यादव की एंट्री हुई, और उसके बाद लगातार उन्होंने राज किया। उन्होंने भी कहा हम
नहरों में पानी लाएंगे, तमाम चीजें लाएंगे, ये सब चीजें हो पाई? कहना तो पड़ रहा है, वरना कहता ही नहीं था कोई, पेट की बात ही नहीं होती थी। और विधायक कोई बन जाओ और सांसद कोई बन जाओ, मंत्री कोई बन जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है लोगों की हालत बदलनी चाहिए। अभी जो ट्रेंड चल गया है वो ये कि हम आपको इसमें सब्सिडी देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे, उसकी पेंशन देंगे। तो ये हाथ फैलाने का एक वो बना दिया है सिस्टम। होना चाहिए हम हाथ को काम देंगे। व्यक्ति कोई भी दान में पाकर, सरकार से खैरात में पाकर गुजारा नहीं कर सकता है। गुजारा तो तभी होता है जब वो अपने हाथों से कमाए, रोजगार लोगों को मिले, ये होना चाहिए। अभी जो लोग मंत्री हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, कोई ये नहीं बताता कि उसने रोजगार देने के लिए क्या किया, ये नहीं बताता, ये नहीं बताता। रघु जी, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपके तमाम जो एफर्ट्स से बहुत अच्छे थे, मिशन आपका अच्छा था, एम आपका अच्छा था, कहाँ चूक हो गई? जिनको लगातार आपको राजनीति में रहना चाहिए था, विधायक के बाद सांसद बनना चाहिए था, तमाम चीजें कहाँ चूक गए? ज्यादा जनता के हित की बात कर गए आप। नहीं, वो तो जनता के हित की कर गए और करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो राजनीतिक दावपेच होते हैं उसमें गड़बड़ हुई कि मैंने जनता को तो सोचना चाहिए था ना, एक नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए पानी के लिए, और एक जीवन में सबसे पहले तो पानी चाहिए इंसान को। नहीं, पानी भी खेतों को भी, पानी के बिना तो सब सूना है। पानी बिना सब सुन, पानी बिन सब सूझ। और चाहिए तो असली तो रोजगार, और दूसरा चाहिए पानी। पानी के बिना तो कोई बस ही नहीं सकता है। सारी सभ्यताएं नदी के किनारे बसी है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो निर्जन हो जाता है। और अब जो मुद्दे हमने सेट किए थे वही हैं, और जो पद में जाते रहे हैं उनको केवल मुंह से तो हमारी बात कहनी पड़ती है, पर सिंसियरली कोई कुछ करना नहीं चाहता। और राजनीति में कभी कुछ पुराना या नया नहीं होता है, चल ही रहा है सब कुछ। नहीं चल रहा है ना, एक ठंडे बस्ते में चली चीज जाती है। जिस तरीके से आपका नाम, रुतबा, लोग आप पे बड़ा आपका इंतजार करते थे, वो एक क्यों चेंज हुआ? क्या राजनीति में भ्रष्टाचार की वजह से चेंज हुआ, या काम ना करने की वजह से चेंज हुआ, या फिर कोई और इसके पीछे रीजन रहा, या आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए? ये ऐसे सवाल हैं कि जिनका मैं जवाब चाहता हूँ खुल करके दे दे। मैं 1988 में जब एमएलए था तब तुलाराम पार्क में मकर संक्रांति के दिन मैंने सभी लोगों को न्योता दिया था कि भाई सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, सर्वसाधारण से मेरा नियमित संवाद होना चाहिए। कभी मिल सकूँ ना मिल सकूँ, लेकिन एक दो दिन ऐसे होने चाहिए जब मैं हमेशा उपलब्ध रहूँ आपके लिए। तो उसी दिन 1988 में मकर संक्रांति के दिन हमने तुलाराम पार्क में जो पंचायत की थी, काफ़ी लोग आए थे, उसमें फैसला किया था कि साल में 2 बार, एक तो मकर संक्रांति 14 जनवरी और एक जन्माष्टमी जिसे हम जांटी भी बोलते हैं, इन 2 दिन पर हम सार्वजनिक पंचायत करेंगे जिसमें सारे इलाके के लोग आमंत्रित होंगे। जो भी आना चाहेगा वो आ सकता है। वहाँ पर हम आपस में संवाद करेंगे और एक दूसरे की बात को जानेंगे, समझेंगे। वो सिलसिला मेरा लगातार चल रहा है। अब 1988 से ये 2026 आ गया है। ये जो मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी को, उस दिन फिर हमने वही आयोजन किया है पंचायत का। तो संक्रांत के दिन 14 जनवरी 2026 को यहीं सन सिटी में मेरे घर पर A152 में सारे साथियों को मैंने बुलाया है। सब आएंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे और कुछ मुद्दों को तय करेंगे। क्या खिलाओगे? खिलाऊंगे तो संक्रांत पे तो हमारे यहाँ चूरमा खाने का रिवाज है। दाल चूरमा बाटी होगा। आपको सन सिटी में पहुंचना है, बाकायदा न्योता दे रहे हैं, क्योंकि हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, जन्माष्टमी पे भी करते हैं और मकर संक्रांति के दिन भी करते हैं। तो 14 जनवरी को तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। लेकिन हम अपने सवालों पर फिर आ जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी हमें सवाल करने हैं, बातचीत करनी है। इंटरव्यू भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आज एक बार पकड़ा है रघु यादव जी को उनके निवास स्थान पे, तो क्यों ना एक बार अच्छे से हो जाए। हमारा तो न्योता संक्रांत का न्योता ही होता है, चूरमा खाओ और रेवाड़ी आओ। ये हमें से सबको पता है साथियों को। चलिए, चूरमा तो आपका जरूर खाएंगे, हम भी आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है जी, अहीरवाल की राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, आप देख रहे होंगे भाजपा में जो अहीरवाल के नेता हैं आजकल बयानबाजी को लेकर गुत्थम गुत्था है। नहीं, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि इनकी बयानबाजी और आपस में गुत्थम गुत्था जो है नूरा कुश्ती होती है, और ये केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए होता है। ये लोग बताएं
कि अहीर रेजिमेंट के लिए जो इतने सालों से बेचारे लड़के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है। अहीर रेजिमेंट पे तो सरकार बात ही करने को तैयार नहीं है। आज अरावली खतरे में आ गई है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये बताएं ना, वो ये क्या बताते हैं उसने ये किया, मैंने ये किया। ये कोई बात नहीं है जो लोगों को क्या ये खेल है कोई, ये क्या पर्दे के पीछे है, ये बस लोगों का कोई पकड़ी है, या सीट ना निकल जाए अहीरवाल से इसको लेकर के है, या आपस में लड़ते रहो, दुनिया का ध्यान जैसे आप कह रहे हो भटकाते रहो। और दुनिया का ध्यान भटकता रहे, ड्रामेबाजी करते रहो, रेजिमेंट के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, पानी के सवाल पर कोई बात ना हो, यही है और है क्या। उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, उसने ये किया था। इतिहास में या पीछे मुड़ने की जरूरत क्या है, बताइए ना। अहीर रेजिमेंट के लिए लोग आंदोलित हैं, बाकायदा खेड़की दोला में मंच लगाकर बैठे हैं, जगह जगह धरने होते हैं। तुम लोग इतने दिनों से सत्ता में हो, क्या किया है तुमने लोकसभा में? आप रामगढ़ भगवानपुर गए हॉस्पिटल को लेकर के, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक मंत्री खुद कहता है कि अगर ज़मीन दोगे तो हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, फिर गांव ज़मीन देता है, फिर वो उसी बात से मुकर जाता है। तो ये अजीब सी स्थिति है ना। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर पाए अपनी राजनीति में? आपको भी ऐसा ही करना था। अब क्यों ज्यादा ईमानदारी की राजनीति में और इलाके के लिए लगे रहे? भाई लोग चाहते हैं। मोहनलाल जी, मैं कोई गैस, आज परिवर्तन तो आया है कि आज जितना झूठ बोलोगे, गलत बोलोगे, लोग उतना आप पे विश्वास करेंगे। लोगों को जितना गुमराह करोगे उतना ज्यादा बेटर हो। राजनीति तो आज की तो ऐसी है। राजनीति कैसी भी हो और कैसी भी चले, लेकिन मैं ना तो झूठ बोलने के लिए आया हूँ और ना पद के लिए, कुर्सी के लिए कोई नाटक करने के लिए आया हूँ। मैं तो पेट के और रोजगार के सवाल पर ही, और समाज के अंदर परिवर्तन आए, आम आदमी की स्थिति सुधरे, इसी के लिए आया हूँ और इसी पे कायम रहूँगा। इससे मुझे कायम रहेंगे। अब इसको इनका अड़ियलपन भी आप कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं, जिद्दी भी कह सकते हैं, सनकी भी आप कह सकते हैं, तमाम भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तमाम लोगों की जुबान है कि जिद्दी नेता है, सनकी है, मानता नहीं है, बदलाव के वक्त के साथ बदलता नहीं है, झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, लोगों के मुद्दों की बात करता है। और शायद आजकल जनता को मुद्दों की बातों से कोई सरोकार नहीं है। ये इनको हो सकता है आप समझ में ना आए, इनको बच्चों को समझ में आ जाए। दरअसल में मोहन जी, गलत बात है। जितना इस क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं किसी क्षेत्र के लोग किसी व्यक्ति से या नेता से ऐसा प्यार या सहयोग नहीं करते होंगे। मेरे लिए लोग लाठी खाने को तैयार रहते हैं, मेरे लिए लोग खून देने को तैयार रहते हैं। मेरे लिए ही जो प्यार है वो अतुलनीय है। बहुत भजन लाल जी का टाइम था जब आप नहीं, हर समय तैयार थे। अब कहाँ कौन लाठी खा रहा है? नहीं, सब तैयार। आप देखना 14 जनवरी को भी, 14 जनवरी को भी सब यहाँ हाजिर पाएंगे। लोगों में कमी नहीं है, लोगों के प्यार में कमी नहीं है। क्या हम समझा नहीं पाए? आप अपनी बात नहीं, चुनाव की जो राजनीति है वो अलग किस्म की होती है। वही पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव में आप समझा नहीं पाते? वोट पड़ते हैं जब वो ये तो कहते हैं कि वोट का हकदार तो यही व्यक्ति है, हम वोट तो इसी को देना चाहते हैं, पर क्या करें, हमें मोदी को बनाना है, क्या करें, हमें कांग्रेस को हटाना है। ये सब जो बातें चलती हैं, उस सिलसिले में जिसके पास टिकट होती है उसको लोग वोट दे जाते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई चुनाव हो कि भाई इनमें से किसको आप पसंद करते हैं, तो कोई मुकाबला ही अहीरवाल में नहीं हो सकता है। पंचायत हो जाए, नहीं इसके लिए एक बड़ी पंचायत हो जाए दोबारा से आएगा। अभी तो पुनर्गठन होगा हलकों का 1987 में या 28 में, 29 में जब चुनाव होगा, उससे पहले काफ़ी बदलेगी स्थिति और मुद्दों पे हम लोगों को लाएंगे और लोग भी मुद्दों पर आएंगे। तमाम नेता अपने अपने बच्चों को राजनीति में सेट कर रहे हैं। आपका भी बेटा है? नहीं, मेरा बेटा है, उसको राजनीति में आना होगा तो आएगा और सेट होना होगा तो होगा। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ उसके लिए, तो वो खुद आए। हाँ, तो पैतरे तो सिखाएंगे ना राजनीति के थोड़े बहुत। आपके पास जो पैतरे हैं कि भाई जिन पैतरों से अगर मान लो मैं बैकफुट पे आ गया, वो ना आए, तो वो तो तरीका कहीं ना कहीं उसको हवा के साथ तो चलना सिखाएंगे। मैंने अपने बेटे को जैसे पत्रकारिता सिखाई है कि भाई किस तरीके से मेरा बेटा अपने आप सीखेगा, अपने आप। मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई पैतरा करता हूँ, ना पैतरा सिखाता हूँ। वो अपने आप सीखेगा, अपने आप करेगा। चूहे के जाए बिल खोदते हैं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन फिर भी तो हुनर तो उनको सिखाना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। नहीं, मैं कौन पार्टी में जाए, क्या करे, क्या आगे। मैं अपने बेटे के तन मन धन से साथ हूँ, लेकिन उसका अगर इंटरेस्ट है जनसेवा का, और इसीलिए अगर वो आना चाहता है कि भाई मुझे भी लोगों की हालत सुधारने के लिए, इस अहीरवाल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजनीति करनी है, तो मैं स्वागत करूंगा। और वो भी इसीलिए आता है कि मैं भी मंत्री बन जाऊं,
एमएलए एमपी बन जाऊं, वो उसके लिए वो अपना करे, मैं कुछ नहीं। कोई राजनीति एजेंडा आगे कुछ है? क्योंकि बीच में हमने देखा कई बार आप अलग अलग पार्टियों में चले गए, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कोशिश करी लड़ने की। कोई एक नए तरीके से रणनीति लेकर के आई जाए, नए तरीके से अहीरवाल को फिर समझाया जाए कि भाई जिस तरीके से मैं आप लोगों के खेतों के लिए, खलिहानों के लिए पानी लाने के लिए लड़ा, कोई नए तरीके से एक बार नई शुरुआत की जाए। मोहनलाल जी, अगर ये बात आप करना चाहते हैं तो बात ये थी कि जब मुझे जनता दल विधायक दल से निकाल दिया गया था और असेंबली में अलग बैठा दिया गया था, तो स्थिति ये हो गई थी कि मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, जबकि 10 विधायक अहीरवाल के वहाँ बैठे हुए थे। उस समय मुझे कांग्रेस ने सामने से अप्रोच किया था। कांग्रेस की कोई स्थिति हरियाणा में थी नहीं, मुझे सामने से अप्रोच किया। गुलाम नबी आज़ाद और अर्जुन सिंह थे। राजीव गांधी से मेरी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आवास में, वो प्रधानमंत्री थे उस समय, बात हुई थी, तो राजीव ने खुद मुझे न्योता दिया, खुद शामिल किया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे। ये बात है 89 की। क्यों चूक गए फिर? राजीव गांधी धोखा दे गए। प्रधानमंत्री होकर उन्होंने वादा किया और फिर उन्होंने मुझे लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया। तो कब तक धोखा अहीरवाल खाता अब धोखा आप कहते हो आपके साथ नहीं, फिर 91 तमाम नेता कहते हैं 89 में तो मेरे साथ हुआ ना, सबको पता है, ये तो सार्वजनिक बात है, कोई मैं तो नहीं कह रहा। फिर 91 में भी ये हुआ कि राजीव गांधी के सामने में पूरी जनता हमारे इलाके की गई थी, बलराम जाखड़ और मैं और राजीव गांधी, हम तीनों एक बेंच पर खड़े थे, सबके सामने बात हुई थी। तब भी राजीव गांधी ने सबके सामने कहा था कि इस बार रघु यादव लड़ेंगे, लेकिन 91 में फिर उन्होंने टिकट नहीं दिया, दोबारा धोखा किया, धोखे पर धोखा दिया। 89 में टिकट नहीं दिया तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। जब 91 में दोबारा धोखा दिया तो फिर मैंने खड़ा होने का फैसला किया और मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ पंचायत पार्टी से, निर्दलीय की स्थिति थी। तो आपको लगता है देवीलाल सरकार में जो आपने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से विधायक की सीट आपने छोड़ी या उन्होंने हटाया, किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ी इलाके के लिए, उसका कोई मलाल? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं। मैंने ज़िंदगी में जो जब किया उसे सही मानकर ही किया और वो सही किया। लेकिन किन्हीं अन्य कारणों से अगर वो राजीव गांधी के धोखा दे देने से गड़बड़ हो जाए तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत कभी नियत रखता ही नहीं हूँ। मैंने तो इसलिए दिया था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे विधायक दल से निकाल कर अलग बैठा दिया जाता है, इसलिए अकेले रघु यादव से बात नहीं बनेगी, मेरे साथ 10 भेजो। अहीरवाल में जो 10 सीटें हैं सारे मुझे दो, ताकि हम केवल मांगते ना रहें बल्कि छीन करके अपने इलाके के पानी, रोजगार, हर तरह के हक को लेकर के जाएं। वही बात तो नहीं चुप गई कि छीनने वाली, बोलो जो छीनने की बात कर रहा है वो हमें कल कहाँ समझेगा अगर 10 साल? नहीं, ये बात तो बाद में सबने, जो समता थी नीतीश वाली, जो ममता थी बंगाल वाली, और जो भी थे सबने यही बात की जो मैंने उस समय की थी। मैंने तो इनसे सबसे पहले किया था। और आज भी आप सोच लीजिए कि 10 एमएलए हैं अहीरवाल के, ये आप किसी एक पार्टी को दे दीजिए, कोई बात नहीं बनेगी। जब अपने ही किसी नेता को दोगे तब ये बात बन सकती है। आपको लगता है आप लेग पुलिंग के शिकार रहे हैं? आप लेग पुलिंग के शिकार रहे? लेग पुलिंग की बात नहीं है। बात यह है कि भाई जो लोग सत्ता में आते हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई व्यक्ति इस पिछड़े क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से आए जो उनसे रोजगार में, पानी में, विकास में हिस्सा मांगे। वो चाहते हैं ऐसे लोग आए जो अपनी कोठी बनाकर अपना पेट्रोल। तो आप अगर एजेंडा बदल लेते, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते, क्या दिक्कत थी? आप भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो मैं इसीलिए तो मैं बार बार देखिए, मुझे भी अपने शब्द बोलने में कि लोग आपको अड़ियल कहते हैं, जिद्दी कहते हैं, यही तो चीज थी कि मौके के हिसाब से अगर पैतरा बदल लेते तो आज नहीं लगता कि नहीं, अड़ियल वड़ियल की कोई बात नहीं है। बात यह है कि भाई मैं पेट्रोल पंप लेने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, पैसा लेने के लिए तो राजनीति में आया नहीं हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि अगर रघु यादव सत्ता में रहे, पद पर रहे, तो इस इलाके में जैसे करनाल के अंदर स्थिति है, जैसे अमृतसर में स्थिति है, जैसे गुरदासपुर में स्थिति है, ऐसी स्थिति अहीरवाल में हो। हर आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये तो खेत के अंदर पानी लाने की एक लड़ाई है और वाकई देखिए कहें तो बहुत बड़ी लड़ाई है। आम आदमी को अगर समझ में आ जाए कि उसको सुबह और शाम उठते सबसे पहले पानी चाहिए, अगर खेतों में पानी नहीं होगा तो हरियाली नहीं होगी, और हरियाली नहीं होगी तो खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वाकई बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक चलते चलते अंतिम सवाल कर लेते हैं, आपकी लड़ाई को किसी अहीरवाल नेता ने आगे बढ़ाया? अहीरवाल नेता इस लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई संघर्ष हो, ऐसा कोई मुद्दा उठे। वो तो चाहते हैं केवल भावनाओं में लोगों को भड़का करके और पार्टियों की टिकट कबाड़ करके अपने सत्ता में बैठे रहें। वो साथ देने की तो बात छोड़िए,
वो तो इस लड़ाई को ही खत्म करना चाहते हैं। नहीं लगता कोई नई टीम आपको तैयार करनी चाहिए? आप नेतृत्व करो, युवा आपके साथ दोबारा जुड़े, आपके बेटा मैदान में आए, राजनीति में नए सिरे से एक लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल, एजेंडा आपका बहुत अच्छा है, तमाम लोग मानते हैं, पुराने टाइम के बहुत सारे लोग हैं जो अब टूट करके कहीं कहीं चले गए, तो नहीं लगता है फिर शुरुआत की जाए? नहीं, ये 14 जनवरी को 2026 अभी आने वाले बुधवार को बड़ा धमाका होगा। हाँ, धमाका होगा। हम ये जो आप कह रहे हैं इसी को करेंगे, हम शुरू करेंगे नई, और सन 27 तक हम पूरी नई टीम को बना करके इस अहीरवाल के सारे क्षेत्र को अपने साथ जोड़ेंगे। और जो सरकारें आज मूक दर्शक बनकर देख रही हैं, इस इलाके की बातों पर कान भी नहीं धरती, उनको मजबूर करेंगे। एक तो अहीर ये जो आज लड़ रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन सब को भी हम मुद्दे पे लाएंगे कि ये रेजिमेंट के सवाल पर बात करें, या अरावली के सवाल पर बात करें, ये इस इलाके के रोज़गार के सवाल पर बात करें। अब यही पंचायत होगी 14 जनवरी को, और जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। आने वाले 2-3 साल में जो अगला इन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन होगा, उससे पहले पहले हम इस स्थिति को तैयार कर लेंगे। तो सुन लिया आपने, बड़ा धमाका करने जा रहे हैं अहीरवाल में, और 14 जनवरी को जो पंचायत होगी वो बताएगी, क्योंकि आखिरकार हमने इनके मुंह से उगलवाया। हम यही चाह रहे थे रघु यादव जी क्या बड़ा करने जा रहे हैं, जिस तरीके की हमें जानकारी मिली क्यों ना हम इनसे पूछ रहे, लेकिन अंत में इन्होंने खुलासा कर दिया कि जिस तरीके की जो लड़ाई इन्होंने शुरुआत की थी 1987 के अंदर, उस लड़ाई को एक बार नए रूप से फिर एक बार तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पंचायत करेंगे। अहीरवाल किस तरीके से पिछड़ा हुआ है, इलाके में विकास की बात नहीं होती है, और कहीं ना कहीं अहीरवाल के नेता आपस में बयानबाजी को लेकर के गुत्थम गुत्थी रहते हैं। उसी पे भी इन्होंने बता दिया कि ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं है। तो ये हमारे साथ जुड़े रघु यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया, और फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।